नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम सफल किसान में। खेती की नई तकनीकों, कृषि से जुड़ी जानकारी और देश के प्रगतिशील किसानों की कहानी के साथ मैं पारुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी एक नजर डालें हमारे आज के खास मेहमान की कहानी पर। आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने जैविक खेती में कई बड़े आयाम हासिल किए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले प्रगतिशील किसान रमेश मीनान की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास न सिर्फ खेती का अनुभव है बल्कि जैविक खेती से जुड़ा ढेर सारा ज्ञान भी है। रमेश मीनान कृषि, बागवानी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार करने में माहिर हैं। इसी के साथ आज के वक्त में वो समन्वित खेती का मॉडल अपनाकर दूसरे किसानों के लिए भी सफलता की राह आसान कर रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में आप स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान और सफल किसान रमेश मीनान जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी पर। नमस्ते मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीन टीवी परिवार का। और इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी लोग हैं, मैं आपका सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रमेश जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आपने अपने खेती का काम कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, क्योंकि जैसा कि आप पहले नौकरी करते थे, फिर आपने खेती करने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे क्या वजह रही, मैं चाहूंगी वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, जरूर। सबसे पहला कारण तो कोरोना रहा मैम। 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा, सब लोग घर पे आ गए थे, तो मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा था। 15 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था मैं। तो लॉकडाउन लगने के बाद घर आना पड़ा। तो 3-4 महीने के बाद जब बहुत परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि ताकि बच्चे भी साथ में रहें और अपना काम धाम भी चलता रहे। तो हमारी जो पुश्तैनी जमीन थी, उस पे मैंने काम करना शुरू किया मैम। तो करीबन 5-6 महीने तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई, पर धीरे धीरे सब चीजें सामान्य होने लगी। सबसे पहले मैंने अपनी खेतों की जो बंजर भूमि थी, उसको उपजाऊ युक्त बनाया, घेरबाड़ की, गौशाला बनवाया, गाय लाई, पानी लगवाया। उसके बाद मेरा काम जो रूटीन से चलने लग गया। और मैं कृषि के साथ साथ में पशुपालन हो गया, बागवानी हो गई और सब्जी उत्पादन कर रहा हूँ। तो 4 साल से मैं इस काम में लगा हूँ और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और संतुष्ट हूँ मैं। क्योंकि मैं 15 साल जब जॉब पे रहा, तो मुझे अच्छी सैलरी भले मिलती थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। क्योंकि दूसरे का दिन काम करना अच्छा नहीं है, कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों नहीं हो, आखिर नौकरी नौकरी होती है। अपना काम छोटा ही क्यों ना हो, वो आत्मनिर्भर बनाता आदमी को। दूसरे में किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता आदमी को। तो इसके लिए मैंने जो है 4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं हर जगह जहाँ जहाँ प्रशिक्षण हुए, चाहे बागवानी का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, तो मैं जहाँ जहाँ प्रशिक्षण होते थे मैं जाता हूँ, अभी भी जाते रहता हूँ। और साथ साथ अपने साथ साथ में जो गांव के बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनको इस दिशा में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो लोग भी आत्मनिर्भर बने और अपनी जो खेती बाड़ी है उस पे काम करे। किसी के 10-12 हजार की नौकरी करने से अच्छा है अपना 2-4 हजार रुपए का कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया जाए। उसमें आदमी को एक तो आत्मनिर्भर बनेगा आदमी, दूसरा में उसमें संतुष्टि रहेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आदमी को। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 4 साल पहले लॉकडाउन के दौरान खेती करने का फैसला किया था और शुरुआत में काफी आपको मुश्किलें भी उठानी पड़ी। तो आपने जब ये निर्णय लिया कि आप खेती करेंगे, तो आपने शुरुआत में किन फसलों का चुनाव किया कि इन फसलों के साथ बागवानी या फिर खेती शुरू करनी चाहिए, और पशुपालन का ये जो पूरा समन्वित खेती का जो मॉडल आपने तैयार किया है, इसका ख्याल आपको कहाँ से आया? मैम, जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय कुछ काम धाम तो था नहीं, लोग टीवियों पे बैठ के अपना मनोरंजन करते थे।
बिल्कुल। तो मैं टीवी देखता था, तो उस समय जो है सुभाष पालेकर जी जो प्राकृतिक खेती के जनक हैं, उनका जी। कार्यक्रम चलता था, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और जहर मुक्त खेती हुँ, कर रहा हूँ साथ साथ में, हुँ, बिना केमिकल युक्त खेती कर रहा हूँ। जी। तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र हमारे लिए ऐसा है, क्योंकि जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तो उसके पास पैसे की बहुत कमी होती है। हुँ, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी जो है बिना पैसे के भी अपना जीवन यापन कर सकता है उस समय के हुँ, लिए, मतलब जब तक आदमी स्थायी नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, तब तक जी, आदमी खेती बाड़ी से कम अपने खाने युक्त तो उत्पादन कर ही सकता है। बिल्कुल। हुँ, तो धीरे धीरे मैंने इस चीजों पे काम किया। मैंने जो है आपकी सब्जी उत्पादन हो गया, हुँ, और आपकी हल्दी हो गई, अदरक हो गई, जी, हुँ, और सब्जियां जैसे शिमला मिर्च हो गई, बैंगन हो हुँ, गया, भिंडी हो जी, गई। इन चीजों पे मैंने जो है काम करना शुरू किया, और मुझे इसका हुँ, धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगे। हुँ, हाँ जी। जी। और तो सर जैसा पशुपालन हाँ में जी, पशुपालन में मैंने गाय, मेरे को जो है पशु विभाग से गाय सब्सिडी पे मिली। हुँ, तो उससे हर महीने 6-7 हज़ार रुपये से निकल जाता है मेरा दूध ही दूध का। और जी, अभी 1,000, 1,500, 2,000 तक मुझे घी से प्राप्त हो जाता है। तो उससे भी मेरी हुँ, आय में वृद्धि होने लगी। हुँ, और साथ जी। जैसे तो बागवानी में मैंने जो है, मेरे पास बिल्कुल, अखरोट है मेरे पास, 15-20 पेड़ मेरे पास अखरोट है। तो मैं इंडिया के कई ग्रुपों से जुड़ा हूँ मैम। तो वहां से मुझे जो डिमांड आने लगी, तो मैं बाय हुँ, पोस्ट जो अखरोट भेजता हूँ, ऑल इंडिया भेजता हूँ लगभग। हुँ, तो मेरे जो अखरोट है लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जहर युक्त है, जी, जहर मुक्त है वो। हाँ जी, बिना हुँ। केमिकल के हैं, जो भी मेरे उत्पाद है वो सारे जहर मुक्त है, मतलब। जहर मुक्त जी है, मैम। जी। तो सर जैसा आपने बताया कि आप 4 सालों से जहर मुक्त खेती करते आ रहे हैं और डॉक्टर सुभाष पालेकर जिससे आप काफ़ी प्रभावित हुए, तब आपने जी ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला लिया। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जैविक खेती करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और उनके जैविक जो उत्पाद हैं, उनका सेवन करने के क्या फ़ायदे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएँ? मैम जी, सबसे बड़ी बात है, जो जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती की जो हुँ, सबसे फायदा, सबसे बड़ा जो फायदा वह है आदमी को एक शुद्ध उत्पाद मिल जाता है बिना जी। केमिकल का। हुँ, और उसमें लागत कम आती है। अगर आप कोई रासायनिक खाद लेते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, उतना का हमारा हुँ, उत्पादन नहीं हो पाता जितना हमें जो है खेतों में उनको डालना पड़ता है। और जी। जो हमारे जैविक हो या प्राकृतिक खेती के जो जो हमें जो भी चीज हमें चाहिए, जिस चीज की वजह से दवाई बनानी या कोई खाद बनानी है, तो हमें जो है उपलब्ध हो जाता है घर। जैसे हुँ, गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, तो ये सब कुछ हमें जो है घर पे उपलब्ध हो जाता है। जी। जी मैम। जी। तो सर इसके अलावा जैसे आप बागवानी और सब्जी का उत्पादन भी करते हैं जिसमें माल्टा, अखरोट, पूलम, नींबू और आड़ू भी आप लगा रहे हैं। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बागवानी में इनके अलावा और क्या-क्या नवीन प्रयोग आपने किए हैं अभी तक, वो आप हमारे दर्शकों को बताएँ? मैंने इस बार मैम जी लगभग 600-700 पौध जो है उसकी इलायची की मंगाई है। जी। बड़ी इलायची, मसाले पे हुँ, काम कर रहा हुँ, हूँ। और हुँ, कम से कम 2-3-4 सालों से मैंने 150-200 पौधे लगा दिए, जैसे अखरोट हो गए, हुँ, माल्टा हो गए, नींबू हो गए। और इस बार मैंने जो है उससे हॉर्टिकल्चर से जो है आपका वो अप्लाई कर रखा है, पेड़ अप्लाई कर रखे हैं। जी। तो उससे हमें ये फायदा है कि एक तो हमें जो है बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो बात कोई हुँ, फल फ्रूट है, तो वो चीज हुँ, हमें बाजार से ना खरीद के जो हमारे घर पे उत्पादन होगा उससे हमें फायदा होगा। हुँ, जी। जी, इस बार मैंने कीवी के प्लांट अप्लाई कर रखे हैं मैं हॉर्टिकल्चर से। तो मैं इस हुँ, समय जो है आगे पे कीवी पे भी काम करना चाह रहा हूँ। जी। तो सर इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी जैसे कि कोरोना के बाद से औषधीय पौधों की या फिर औषधीय चीज़ों की बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा माँग बढ़ गई है। और जैसा कि आप भी बिल्कुल। औषधीय पौधे जैसे कि सतावर आदि की का उत्पादन इस समय कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा जी जी। सवाल ये है कि पहाड़ों में औषधीय फसलों की खेती करने में क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? और साथ ही आपको इससे अब तक कितना लाभ मिल रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताएँ? जी मैम जी।
देखिए मैम, औषधीय जो पौधे हैं वो बहुत जरूरी है उगाने। उसका जी। सबसे पहले फायदा ये है कि वो जितने भी आप औषधीय पौधे उगाओगे उससे हम्म। उसको जो है जंगली जानवर से कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई नहीं खाता। हम्म। ना आपका भालू जी। बंदर लंगूर कुछ खाते नहीं उनको। तो सबसे बड़े फायदा ये है कि उसका अगर खेती करेगा आदमी तो, क्योंकि हम लोग जो पहाड़ी लोग हैं, वैसे प्लेन हो पहाड़ हो, हर जगह किसानों को सबसे ज्यादा जो दुश्मन है वो जंगली जानवर है। हम्म। और दूसर में औषधीय पौधे अगर आप उगाते हैं तो उनका जो अच्छा रेट मिल रहा है इस समय, वो जी। जरूरी भी है। औषधीय पौधे उगाने बहुत जरूरी है। उसकी हम्म। डिमांड है, उसकी जो दवाइयाँ बढ़ेंगी वो लोगों के काम आएंगी। जी। तो इस समय जो मैं जी। सतावर और तगर पे काम कर रहा हूँ। हम्म। और इस समय हम जो है 3-4 स्टेट में आजकल हमने भ्रमण किया था पिछले महीने। तो हम्म। उसके में जो मार्केटिंग, जैसे दिल्ली दिल्ली में हो गया आपका, मेरठ हो, वो क्या नाम लेते हैं उसका, देहरादून हो गया, और हम्म। ऋषिकेश हो गया। तो जहां जहां इनके जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जी। तो वहां पे हमारे इसका भ्रमण किया गया। अगर मानवत हम इसको बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो हमें वहां से मार्केट हम्म। मिल जाएगी। इसके लिए हम्म। हमने जो है बेसिक ढंग से में जो है वो लाइसेंस जो है इशू किया जा रहा है इस समय। जी। जी मैम। जी। जी। तो इसके बीच में सर हमारे एक दर्शक हैं, राकेश आर्य जी, जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं और आपका स्वागत करना चाहते हैं वो। इसके साथ ही सर उनका सवाल है आपसे कि जैविक खेती के लिए बागवानी की अच्छी नस्ल के पौधे वो कहाँ से ले सकते हैं? आप, मैं चाहूंगी आप उनको गाइड करें सर इसके लिए। देखिए, आप जो है इसके लिए जो इसके जो प्लांट होते हैं, नर्सरियां होती हम्म। हैं, वो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। हम्म। इसका जो मेन माध्यम है वो हॉर्टिकल्चर है। जी। तो आप हॉर्टिकल्चर से इस संबंध में आप अपनी मांग रख सकते हैं। वहां से आप जो हम्म। है पेड़ ले सकते हैं। जी। 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 तो इसके अलावा सर जैसा कि आप जो है स्वयं सहायता समूह महिलाओं के साथ मिलकर भी फल का प्रसंस्करण करके अचार, चटनी जैसे कई उत्पाद आप इस समय बना रहे हैं। तो इसके लिए जी मैम। आपको स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से कोई सहायता प्राप्त हो रही है? और आप ये उत्पाद बनाकर फिर मार्केटिंग आदि की क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उसके बारे में एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, जो हमारी जो चटनी अचार जेम जो बनता है वो इसका होता है, फल संरक्षण विभाग होता है, हम्म। हॉर्टिकल्चर से टच होता है वो। तो उसका जी। सानिध्य में मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। और उन्होंने मेरे बीच में एक ट्रेनिंग भी दिलवाई थी, 10 दिन की ट्रेनिंग की थी हमने गाँव में। तो हम्म। उसमें महिलाओं ने जो है चटनी बनाना, जेम बनाना, अचार बनाना, ये सीखा है। और हम्म। जैसे बुरांस के कुछ है, तो हमारे जो आने वाले, जब बुरांस का जो समय आएगा, टाइम आएगा, हम्म। तो उस समय हमारा ये प्लान बन रहा है। जो समूह की महिलाएं हैं, हम जी। लोगों का ये प्लान है कि अपने प्रोडक्ट अपने तैयार करें। और हम्म। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे चार धाम जब यात्रा शुरू होती है, तो हम उसमें अपना जो है सेल कर सकते हैं। और अच्छे रेट मिल रहे हैं, हम लोग हम्म। मिल जाएंगे हम लोगों को। जी। जी। जी तो मैम। सर जैसे कि आप प्रोसेसिंग करके उत्पाद तो बना रहे हैं, लेकिन ब्रांडिंग को लेकर आपने कभी कोई विचार किया है? मैम, अभी हमने इसकी ट्रेनिंग ली। अभी हम इसको शुरू करने जा हम्म। रहे हैं, इसी साल करेंगे शुरू 2024 में। जी। दिसंबर 23-24 में शुरू करने वाले हम लोग ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम्म। एक बार जो भी जैसा भी हमारा प्रोडक्ट है, एक बार हम इसका मार्केट में ले ले जाएंगे। उसके बाद उसमें हम्म। क्या कमी रहती है, उसमें आगे क्या क्या प्रोसेसिंग होनी है, उसके बारे में सोचेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो इस बीच में सर हमारे एक दर्शक हैं और साथ ही एक प्रगतिशील किसान है जो हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी नरेंद्र सिंह मेहरा जी का आपका। उनका जी। कमेंट है सर आपके लिए, आपकी तारीफ करते हुए कि रमेश जी, पर्वतीय खेती एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों का जंगली पशु से होने वाले नुकसान से खेती के प्रति मोह भंग हो रहा है। आप इस चुनौती को जी। स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर्वतीय खेती को जीवंत रखने की कोई फॉर्मूला अगर आपके पास है तो वो आपसे जानना चाहेंगे। प्लीज मैं चाहूंगी आप जी। उनके सवाल का जवाब दें। मेहरा जी, सबसे पहले आपका सादर प्रणाम, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेहरा जी, समस्या तो हर जगह है, हर चीज में समस्या है। हम्म। और खास करके किसानों के लिए इतनी समस्या है कि जिसका आज तक कोई समाधान नहीं है। उसका समाधान जी। हम हमें खुद ढूंढना पड़ता है। हम्म। और रही उसके बाद जंगली जानवरों की बात, तो जहां पे आपका, मेरा जो अपना पर्सनल सुझाव है, जहां पे भी जी। आपकी जमीन है, आपको सबसे पहले वहां पे डेरा करना पड़ेगा। हम्म। अगर आदमी वहां पे एट टू टाइम रहता है, परमानेंट रहता है, या किसी आदमी की व्यवस्था वहां पे करता है, तो उसके साथ साथ में जैसे अब हमारे सहायक जैसे कुत्ते हो गए, या फिर हम्म। जो आजकल जो इलेक्ट्रिक चीजें आ रही है, साउंड सिस्टम हो जी। गया, घेर बाड़ हो गए, हम्म। तार फेंसिंग हो गया,
तो इन चीजों का अगर हम उपयोग करें, इनका सदुपयोग करें, तो उससे हमें थोड़ा राहत मिल सकती है। जी। हाँ जी। लेकिन सर जैसा कि जो बाढ़ बाढ़ मतलब है कि बाढ़ लगाना, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम्स हैं, इनसे पशु को काफी नुकसान होता है बाढ़ लगाने से। कई बार नहीं होता है मैम, कि जो कंटीले तार आते हैं, लोग कंटीले तारों का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो जैसे गौवंश होते हैं या फिर कोई भी पशु होता है, उनको जान माल की हानि होती है। तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे? देखिए मैम जी, सबसे बड़ी बात है कि जो जानवर एक बार उस तार के पास आ गया तो वो दोबारा आएगा नहीं। हम्म। और अगर मानवत जी। कोई पशु जबरदस्ती करता भी है तो वो तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा उसको। और फिर हमारे पास मतलब नहीं ऑप्शन है तो नहीं मेरा है। सवाल। जी जी। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि इसके अलावा कोई और उपाय अगर किसान अपना सके, जैसे कि कुछ औषधीय पौधों की फसलों की खेती होती है जिससे, बिल्कुल बिल्कुल जिनकी बिल्कुल। महक से, एक सुगंध से पशु दूर हो जाते हैं। जी एक गांव से मैम जी, लेमन ग्रास है एक जी। एक पौधा जी। है, लेमन ग्रास का पौधा। अगर उसको बगीचे के चारों तरफ अगर आप अगर लगाते हैं तो उससे पशु दूर भागेंगे। उसकी जो खुशबू होती है उसको हम्म। पशु पसंद नहीं करते। हम्म। और जी एक चीज जो है आप हमारे पास जो एक वो लिक्विड है, जीवामृत। जी। जीवामृत अगर हम खेतों में इस्तेमाल यूज करेंगे, उसकी स्मेल से हम्म। पशु फसलों के करीब नहीं पास आते। नहीं आएंगे। जी। जी मैम, मैं तो जी। कभी तो इसी तो को इसके अलावा उपयोग सर। में ला रहा हूँ। इसको बिल्कुल। उपयोग में ला रहा हूँ मैम अभी। क्योंकि मैंने हम्म। पिछली बार जो है करीबन 1.5-2 नाली मैंने फ्रांस में बोई थी। हम्म। तो बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था उसका, लेकिन 1-2 बार वहां पे जंगली जानवर घुस गए। हम्म। बालू उसमें घुस गया था। तो मैंने गुरुजी से इसके बारे में सुना था कि अगर हम जो है जीवामृत को अगर खेत के किनार को चारों तरफ अगर उसका किनारों में छिड़काव डाल दें। करें हम्म। जी, तो उसकी खुशबू से जानवर भाग जाते हैं। उसकी जो महक होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। जी। तो उसका तो मतलब इसके अलावा मुझे सर। जी। जी मैम, जी। इसके वही तो अलावा मैम सर इसके हमारे लिए। दर्शक हैं। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। जी सर, मैं चाहूंगी पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। जी मैम, इसके लिए अगर आप लेमन ग्रास भी लगाओगे अगर उसमें ना, तो हम्म। अगर कोई किसान भाई अगर उससे परेशान है, जंगली जानवरों से हम्म। परेशान है, तो लेमन ग्रास के माध्यम से ही जंगली जानवर दूर भाग सकते हैं। जी। कई लोगों ने इसके अलावा लगाया सर। हाँ जी। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि सर जैसे सेब के पेड़ को लगाते हैं तो कितने समय में वो फल देते हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए। जी मैम, आजकल मैम जी वैसे तो जहाँ का जो क्लाइमेट है उस हिसाब हम्म। से अगर आप कोई भी फसल हो चाहे कोई पौधा वो लगाइए। तो अभी हमारी जो कम से कम लोअर हाइट की जो जगह है, वहां हम्म। पे M9 एक जी। पौधा है सेब का, हम्म। जो आपको जो है दूसरे या तीसरे साल में आपको फल देना शुरू कर देगा। 1 साल बाद आपको फल हम्म। देना शुरू कर देगा। जी। वो आप उसको लगाइए, और वो आपको जो है दूसरे साल में आपको फल देना शुरू कर देगा। जी। ठीक है सर। तो इसके अलावा सर जैसा कि आप हर साल अपने गांव में फलदार वृक्ष लगवाते हैं, तो मैं जानना जी चाहूंगी मैम। और मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपने इस वर्ष कहाँ कहाँ और कितने कितने फलों का वृक्षारोपण किया है इस पर? जी मैम, अभी जो हरेला पर्व आया था, तो हम्म। मुझे इस समय पे उद्यान विभाग से 170 पेड़ मिले थे नींबू के। जी। तो मैं गांव के जितने भी बगीचे थे, हर बगीचे में 2-2 4-4 पेड़ जो मैं नींबू के लगाए। हम्म। फिर आजकल फिर दोबारा भी मेरे पास कुछ उसके माल्टा के पेड़ आए। तो जी। मैंने वो गांव में लगाया। अभी मैंने कुछ मेरे बगीचे में कुछ केले के पेड़ थे, कुछ काफी बढ़ गए थे वो। तो मैंने उनका जो वो क्या छटाव किया। तो जितने जी। पेड़ थे मेरे गांव में, हर जितना जिन जिन लोगों को आवश्यकता थी उन लोगों को मैंने जो केले के पौधे दिए। और हम्म। बाहर से भी, आपके रेशम विभाग से भी मुझे जो है पिछली बार जो है कम से कम 4-5 हजार मेरे को जो है सहतूत के पेड़ मिले थे। तो मैंने हम्म। 50 गांव के 50 किसानों को चयनित किया, और प्रत्येक जी। परिवार को जो है 100 पौधे मैंने उपलब्ध करवाए वहां से। हम्म। जी। जी मैम। इसके अलावा सर हमारे दर्शक हैं दिनेश रघुवंशी जी, जो आपसे जानना जी जी। चाहते हैं कि किसानों को कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है, ऊपर से सही भाव नहीं मिल पाता है, और इस जो किसानों को सही भाव नहीं मिलता उसका फायदा व्यापारी उठाते हैं।
तो इसको लेकर आप क्या अपना सुझाव या फिर अपना विचार रखना चाहेंगे सर? मैम जी, सबसे बड़ी बात है, भाई साहब दिनेश जी हैं, आप दिनेश जी कह रहे हैं आप? जी। जी दिनेश जी, मेरा कहना का ये मतलब है कि आप कोशिश ये करिए कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड मार्केट में है उस हम्म। फसल को आप लगाइए। जैसे इस जी। समय जो है गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान मिलेट पे है, हम्म। तो आप ऐसी फसल लगाइए जिसकी डिमांड ज्यादा है, हम्म। और उसका जो है मार्केटिंग, सबसे पहले बात, कोई भी फसल आप लगाते हो तो उसकी मार्केटिंग मिलनी बहुत जरूरी है। तो पहले आप हम्म। लोग जो है मार्केटिंग तय करें, उसके बाद ही आप लोग जो है उत्पादन करिए तो अच्छा रहेगा। जी। जी। इसके जी अलावा सर एक और हमारे दर्शक हैं रुकमन शाह जी, जो आपसे जानना जी। चाहते हैं कि बागवानी के लिए जलवायु, मिट्टी सैंपलिंग, पौधों की वैरायटी के अनुसार होना अनिवार्य है या फिर नहीं, उसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले क्लाइमेट, हम्म। आप जहां पे हैं आप उस क्लाइमेट के हिसाब से ही पौधों को चयन कीजिए। जी। अगर आप क्लाइमेट के हिसाब से अगर पौधों का चयन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम्म। तो सबसे पहले बात यह है कि आप क्लाइमेट का ध्यान रखिए, और हम्म। अपनी जो सॉइलिंग है उसकी टेस्ट जरूर करवाइए। हम्म। उसके बाद आप जो है कोई भी पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। जी। हम्म। इसके अलावा सर जैसा कि आप खेती का समन्वित मॉडल अपना रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आपको सरकार द्वारा, कृषि एवं उद्यान विभागों द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त हो रही है, और अगर हो रही है तो बाकी जो किसान हैं उत्तराखंड, कोई और किसान, वो इसके लिए कैसे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उनको जानकारी दीजिए। जी मैम जरूर। हम्म। जो भी खेती किसानी करना चाह रहा है इस समय या जो कर रहा है, हम्म। वो हम्म। सबसे पहले जो कृषि से संबंधित विभाग हैं हम्म। उनसे जुड़ना बहुत जरूरी है। जब जी। आप उनसे जुड़े रहेंगे तभी आप लोगों को कुछ फायदा मिल पाएगा। हम्म। तो आप जब भी कोई खेती किसानी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग जो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर हो, पशु विभाग हो, कृषि विभाग हो, या फिर जड़ी बूटी हो, उद्यान विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप उनसे संपर्क में रहिए। और उनसे आप बार बार हम्म। संपर्क में रहिए तो आपको योजनाएं बताते रहेंगे। हम्म। हाँ जी मैम, मुझे जी। जो है इस समय कृषि विभाग से एक टैंक उपलब्ध हुआ है, जियो टैंक है हम्म। वो जी। फाइबर टाइप का टैंक है, वो 20,000 लीटर का है। तो हम्म। अगर कोई किसान भाई इसको लगाना चाहे तो आप लोग कृषि विभाग से हम्म। संपर्क कर सकते हैं। वो अनुदान, पूरी तरह अनुदान में है वो। तो आप उसको लगवा के हम्म। अपनी खेती बाड़ी के लिए पानी का जो है व्यवस्था कर सकते हैं। जी हम्म। जी। तो सर इसके अलावा जैसा कि आपने कोरोना काल में नौकरी छूट जाने के बाद खेती शुरू की थी, तो जी तब मैम। से लेकर अभी तक कभी कोई ऐसा मोमेंट आया या फिर कोई ऐसा क्षण आपको ऐसा लगा हो कि खेती में आप नुकसान झेल रहे हैं और नौकरी छोड़कर आपने गलती की है, कभी ऐसा लगा हो? देखिए मैम जी, सबसे बड़ी बात है, मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। मेरा जी। चाहे 2 रुपए आ रहा है, चाहे 1 रुपया आ रहा है, खुद की कमाई का रहा है। हम्म। मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। और फिर जी। जैसे इस साल तो बहुत, लगभग हर स्टेट में किसानों को बहुत नुकसान हुआ। कुछ भी खेतों में आज की डेट में कुछ हम्म। उपलब्ध नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव हम्म। तो जीवन में लगा रहता है। लेकिन हम्म। ये कहना चाहूंगा कि आप लोग संघर्ष कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। हम्म। एक दिन जरूर आएगा, आप कामयाबी के सीढ़ी चलोगे आप लोग। हम्म। जी। जी मैम। और इसके अलावा सर तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या नवीन प्रयोग किए हैं और जिनके जरिए आपने मुनाफा कमाया है, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी मैम, मैंने जो है हल्दी में 2020 से काम शुरू किया था। तो उसका हम्म। मुझे जो अच्छा रेट तो अच्छा मिल रहा, मतलब जितना गया अब तक। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका और बड़ा विस्तार रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारे गांव हम्म। में कई जगह ऐसे जो बंजर है अभी, तो मेरा जी। भविष्य का प्लान है कि उससे जो है विस्तार रूप में मैं बड़े रूप में हल्दी हल्दी उत्पादन करूँ। हम्म। और इसमें जो मैंने बड़ी इलायची का जो पौध लगाई है, तो मैं हम्म। 1-2 साल में उसको और विस्तार रूप देना चाह रहा हूँ, ताकि जी। उसको बड़े रूप में करके अपने साथ साथ में औरों को भी इसमें काम दिला दिला सकूं।
हम्म। हाँ जी मैम। जी जी। और सर मार्केटिंग को लेके अब मेरा सवाल है कि जब आपने शुरुआत में खेती करना शुरू किया, उसके बाद चलो आपको उत्पाद भी हासिल हुए, उपज भी हासिल हो गई, बट उसके बाद आपने लोगों तक अपनी उपज की पहुंच किस तरीके से बनाई? कैसे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उपज को आपने उन लोगों तक पहुंचाया, उसके बारे में बताएं। सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया हम्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैम जिसमें आदमी हम्म। बहुत तरक्की कर सकता है। और मेरा यही निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि आप हम्म। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों को ज्वाइन करिए, कृषि से संबंधित ट्रेनिंग के लिए। आप जितना आप जी। ट्रेंड होंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। हम्म। और हर, जी मैं जैसा। तो यही कहूंगा, हर स्टेट के जितने भी कृषि से संबंधित ग्रुप है, आप उनसे जुड़िए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, आप भ्रमण कीजिए। आपको अच्छा जब हम्म। नॉलेज होगा तभी आप अच्छी कृषि कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। जी मैम। जी, तो जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है आज की डेट में मार्केटिंग के जी लिए। मैम। लेकिन सर कई ज़्यादा ऐसी घटनाएँ भी देखने को मिली हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई फेक फार्मर्स बन के कई लोग झूठे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बता के लोगों को बेच देते हैं। तो उसके लिए सावधानी किस तरीके से बरत सकते हैं लोग? मैम सबसे पहली बात है कि जो गवर्नमेंट के जो आपके जो ग्रुप होंगे, हुँ। एक तो उसमें फ्रॉड किसान नहीं हो सकता। जी। जो जितने भी जो गवर्नमेंट से संबंधित जो फार्मिंग ग्रुप है उसमें कभी हुँ। आपको जो है फ्रॉड काम नहीं हो सकता है उसमें। हुँ। और दूसरे में जो किसान उत्पादन करता है तो उसको तो हुँ। ये पता है कि मुझे कहाँ बेचना है, जी। अपना उत्पाद कहाँ बेचना है। हुँ। हाँ जी। जी, तो इसी के साथ सर जैसा कि आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, और मैं इसके साथ चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपको अभी तक सरकार की तरफ से, कृषि संस्थाओं की तरफ से कितने पुरस्कार या फिर ऐसा कुछ सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें? मैम जी सबसे बड़ा सम्मान है आदमी के कर्म। अगर जी। आदमी कर्म करेगा तो एक टाइम आएगा उसको जरूर सफलता मिलेगी और उसको अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले। पर मैं तो पुरस्कारों पे ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। हुँ। मेरा ध्यान पुरस्कारों पे नहीं, मेरा ध्यान ये है कि मैं अच्छा काम करूँ, लोगों बिल्कुल। तक अच्छा काम करके अपनी पहचान बनाऊं। हुँ। जी मैम। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ सर मैं चाहूँगी कि आप जाते-जाते हमारे दर्शकों को, खासकर देश के युवा किसानों को, और खासकर उत्तराखंड के ऐसे युवा किसानों को जो इस समय पलायन कर रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? वो ज़रूर दें। मेरा यही संदेश है सभी भाइयों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए, कि किसी की हर 10, 15, 20 हजार की नौकरी करने से अच्छा अपने घर में 5 हजार कमाई, उसमें सुखी रहेंगे आप। और वो हुँ। एक लगातार एक रूटीन है और आपका रूटीन बनेगा। अपना जो है खेती बाड़ी अगर आप करोगे तो वो आपके लिए एक अस्थाई संपत्ति है, अस्थाई रोजगार हुँ। है। जी। जी मैम। जी, तो सर इसी मतलब के किसी को साथ मैं आपका भी। बहुत। बिल्कुल। जी मैम। जी, तो सर मैं इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपना धन्यवाद। कीमती समय निकाल कर खेती को व्यवसाय के रूप में करके लाभ कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और काफ़ी जैविक खेती के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी हमारे दर्शकों को और जागरूक किया। तो इसके लिए मैं ग्रीन टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना बहुत बहुत चाहूँगी हमारे धन्यवाद साथ जुड़ने आपका, के लिए। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इसी समय किसी नए सफल किसान के साथ मैं एक बार फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।